डियर स्टूडेंट्स, अपना फ्रैक्टोज वाला टॉपिक चल रहा था। अपनों ने देखा था कि फ्रैक्टोज होता है वो ग्लूकोज की तरह ही क्या कर रहा था, विभिन्न टाइप की रिएक्शनें दिखा रहा था। हालांकि अपनों ने रिएक्शनें नहीं देखी, लेकिन जब आपसे पूछे कि फ्रैक्टोज होता है वो उसकी जो चक्रीय संरचना होती है उसके अंदर जो 6 कार्बन होते हैं वो सीधी श्रृंखला से जुड़े हुए हैं, साथ में उनमें कीटोनिक समूह प्रेजेंट है, किस आधार पर कह सकते हो? तो आप वही रिएक्शनें बोल सकते हो कि जिस प्रकार ग्लूकोज रिएक्शनें देता है, जैसे अपचयन होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया होगी, या फिर बोल सकते हो कि हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। ये जितने टाइप की जो ग्लूकोज अभिक्रिया दे रहा था उसी टाइप से क्या करता है, फ्रैक्टोज भी अभिक्रिया देता है। जिस प्रकार से ग्लूकोज एक अपचायक शर्करा थी, उसी प्रकार से फ्रैक्टोज भी क्या है, एक अपचायक शर्करा है। अर्थात ये भी क्या करती है, टोलन अभिकर्मक और जो फेलिंग विलेन होती है उसको अपचयित कर देती है। तो इस आधार पर फिशर ने क्या किया, इसकी रिएक्शनें देखकर और रिएक्शनें देखने के बाद में उसके अंदर जो कीटोनिक समूह प्रेजेंट है, साथ में उसमें जो हाइड्रोक्सी समूह प्रेजेंट है और हाइड्रोजन है, उनकी स्थिति बताने के लिए एक सीधी श्रृंखला व्यक्त की, जिसे अपने किस टाइप से दिखाते हैं, इस टाइप से दिखा देते हैं। सेकंड नंबर पर अपने क्या रखते हैं, कीटोनिक समूह रखते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि कीटोनिक समूह होता है वो सेकंड नंबर से स्टार्ट होता है, क्योंकि कीटोनिक समूह का यही होता है सिंबल। तो कीटोनिक समूह पर यहाँ पर भी आर होगा, यहाँ पर भी आर होगा, तो तभी कीटोनिक समूह बन सकता है। अदरवाइज अगर एच लगा देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए कीटोनिक समूह किस स्थिति पर दिखाया, उसने सेकंड स्थिति पर दिखाया। तो जैसे अपनों ने ग्लूकोज की संरचना देखी थी, फर्स्ट पर एल्डिहाइड रखा था, उसके बाद में सेम संरचना दिखा दी थी, यानी हाइड्रोक्सी समूह दिखाया था। 3 वाले हाइड्रोक्सी समूह को अपनों ने क्या किया था, बाईं तरफ दिखाया था, और बाकी जितने भी हाइड्रोक्सी समूह थे उनको अपने किस तरफ दिखाया था, दाईं तरफ दिखाया था। तो ये फ्रैक्टोज की क्या थी, एक चक्रीय संरचना थी। फिर अपनों ने देखा, अपनों ने बताया कि जो फ्रैक्टोज होता है वो ग्लूकोज की तरह ही क्या नहीं करता, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन तथा सी परीक्षण नहीं देता, जिससे यह सिद्ध होता है कि जो ग्लूकोज का कीटोनिक समूह है वो किसी न किसी टाइप से मुक्त अवस्था में नहीं होकर क्या हुआ है, संयुक्त अवस्था में जुड़ा हुआ है किसी न किसी के साथ। तो ग्लूकोज के अंदर क्या था, C1 C5 के बीच में था, और यहाँ पर क्या होगा, C2 C5 के बीच में होगा, C2 C5 के बीच में होगा। क्यों? क्योंकि कीटोनिक समूह कितने नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है, वहां पर एल्डिहाइड फर्स्ट नंबर पर था, तो इसलिए अपनों ने फर्स्ट और 5 बता दिया। यहाँ पर कीटोनिक नंबर 2 पर है, तो अपनों ने 2 और 5 पर क्या करेंगे, बताएंगे कि 2 कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 2 के बीच में क्या होता है, कीटोनिक समूह संयुक्त अवस्था में जुड़ा हुआ रहता है। तो संयुक्त अवस्था में कैसे जुड़ा हुआ रहता है, तो यहाँ से अपने क्या करेंगे, जो 5 नंबर में हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है उसका हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित करेंगे और इसके साथ में किस बना देंगे, एक हाइड्रोक्सी समूह बना देंगे। उस हाइड्रोक्सी समूह को वल्ले के अंदर रखेंगे और एक वल्ले के बाहर रखेंगे। अगर वो वल्ले के अंदर आता है, जैसे यहाँ पर आ रहा है, तो जो ऊपर वाला था उसको तो मैंने साइड बाईं तरफ लिख के दिखा दिया, क्योंकि मुझे एक रिंग टाइप से बनानी है, क्योंकि रिंग टाइप से बनाऊंगा तभी इसकी एक चक्रीय संरचना निकल के आएगी, जो किसके समान होगी, फ्यूरोन के समान निकल के आएगी। तो ये संरचना बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसे फर्स्ट वाले के जो हाइड्रोक्सी यानी जो CH2OH है उसको मैंने क्या किया, फर्स्ट टाइम बाईं तरफ दिखा दिया और OH को क्या ले लिया, रिंग के अंदर ले लिया। रिंग के अंदर वाले अपने को पता है कि अगर फर्स्ट हाइड्रोक्सी समूह जो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा था उसका देख रहे थे, यहाँ पर कीटोन में कन्वर्ट हो रहा था उसका देख रहे हैं, तो वो जो कीटोन वाला समूह किस में कन्वर्ट हुआ है, हाइड्रोक्सी समूह में कन्वर्ट हुआ है। वो हाइड्रोक्सी समूह अगर रिंग के अंदर आ रहा है तो उसे अपने किस में काउंट कर लेते हैं, अल्फा फ्रैक्टोज में काउंट कर लेते हैं, और रिंग के बाहर आ रहा है तो उसे किस में काउंट कर लेते हैं, बीटा में काउंट कर लेते हैं। ध्यान रखना यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सी समूह है, पजल मत हो जाना। एक हाइड्रोक्सी समूह तो किसके साथ, CH2 के साथ है, दूसरा हाइड्रोक्सी समूह अपने कह सकते हैं ओनली कार्बन के साथ है। इस कार्बन वाले पर अपने को क्या करना है, ध्यान रखना है, यानी 2 नंबर कार्बन परमाणु का जो हाइड्रोक्सी समूह होगा, जैसे यहाँ पर H प्रतिस्थापित होकर इसके पास गया तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी समूह का निर्माण हुआ। अब ये हाइड्रोक्सी समूह 2 नंबर वाला चेक करेंगे, रिंग के अंदर आ रहा है तो उसे कौन सा बोलेंगे, अल्फा फ्रैक्टोज बोलेंगे, और रिंग के बाहर आ रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, अपने बीटा फ्रैक्टोज कह देंगे। तो ये चीज ध्यान रखना। संरचना में करना कुछ नहीं है, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करना है यहाँ पर, उसके बाद में एक रिंग जिस टाइप से अपनों ने ग्लूकोज की संरचना बनाई थी उसी प्रकार से O को क्या कर देंगे, एक चक्रीय रूप से जुड़ा हुआ दिखा देंगे दोनों साइड, और उसके बाद में उसकी क्या कर देंगे, स्ट्रक्चर
लिख देंगे। तो ये अपने को ध्यान रखनी होगी, ये संरचना ध्यान रखेंगे तभी अपने किस संरचना को फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो अपने कहेंगे कि फ्रक्टोज की जो संरचना होती है वो किसके समान होती है, फ्यूरोन के समान होती है। तो उस संरचना के अंदर जो विभिन्न टाइप के हाइड्रोक्सी समूह होंगे या फिर अपने कह सकते हैं CH2OH समूह होंगे या फिर हाइड्रोजन समूह होंगे, उनकी स्थिति क्या होगी। तो जिस प्रकार से अपनों ने ग्लूकोज की चक्रीय संरचना बनाई थी और चक्रीय संरचना बनाने से पहले ये स्ट्रक्चर देखी थी, इसी आधार पर अपनों ने क्या किया था, जो ग्लूकोज की संरचना निकल के आई थी वो पायरीन के समान निकल के आई थी। और पायरीन के अंदर जो विभिन्न टाइप के हाइड्रोक्सी समूह अपनों ने प्रेजेंस किए थे वो किस टाइप से किए थे कि जो रिंग वाले हैं उनको क्या किया, नीचे दिखाया, और रिंग से बाहर वाले उनको क्या किया, अपनों ने ऊपर वाली स्थिति पर लेके आए। ग्लूकोज के अंदर क्या किया था अपनों ने, जो रिंग के अंदर आ रहे थे उनको नीचे की स्थिति में रखते गए और जो रिंग के बाहर आ रहे थे उनको अपनों ने क्या किया, ऊपर वाली स्थिति में दिखाया था। तो ग्लूकोज की संरचना पायरेन के समान थी, तो उसी प्रकार से जो फ्रक्टोज की संरचना होगी वो किसके समान होगी, फ्यूरोन के समान होगी। अब फ्यूरोन कितने नंबर का कार्बन होता है देखते हैं अपने, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, यही होता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, 4 नंबर कार्बन आ रहे हैं। यहाँ पर संरचना देखते हैं अपने इनकी, तो 1 2 3 4, 4 की बन रही है एक टाइप से संरचना, और बाकी को अपने क्या कर रहे हैं, एक टाइप से प्रतिस्थापित समूह में काउंट कर लेंगे। अब लंबी संरचना देखनी है तो 1 2 3 4, यानी जो रिंग के अंदर आ रहा है एक वाला, और यहाँ पर C1 है, ये C2 मान लेते हैं, ये C1 है और ये C2 मान लेते हैं। C1 और C2 आपस में किसके साथ जुड़े हुए हैं, C1 C2 C3 और C4। अब संरचना में क्या आ रहा है कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन की संरचना बन रही है फ्यूरेन के अंदर। लेकिन अपने को पता है कि जो ये संरचना है फ्रक्टोज की वो कौन सी संरचना है, 5 नंबर वाली है, यानी 6 नंबर कार्बन है इसके अंदर। 6 नंबर कार्बन है तो इसे किसी न किसी प्रकार से एडजस्ट करना होगा। तो जब अपने इनको सेट करेंगे तो जो फर्स्ट नंबर कार्बन है इसको अपने क्या लिख लेंगे, इसको प्रतिस्थापित समूह के रूप में दिखा देंगे। उसके बाद में सेकंड वाला यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट से, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, मतलब सेकंड और फोर्थ के बीच में क्या हो जाएगा, एक बंध का निर्माण हो जाएगा। कौन से बंध का निर्माण हो जाएगा, तो अपने कह देंगे कि ऑक्सीजन बंध का निर्माण हो जाएगा। जैसे C2 और C5 के बीच में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ दिख रहा है, उसी प्रकार से जब संरचना बनाएंगे, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि जो C वाला फर्स्ट है उसको अपनों ने क्या कर लिया, यहाँ पर दिखा दिया। बताया था जो रिंग के अंदर होंगे उनको अपने नीचे की तरफ रखेंगे और रिंग के जो बाहर होंगे उनको अपने क्या करेंगे, ऊपर की तरफ रखेंगे। अब इसके अंदर रिंग के अंदर कौन आ रहा है, OH आ रहा है, तो उसे नीचे दिखा दिया। रिंग से बाहर कौन सा समूह है, CH2OH है, तो उसे ऊपर दिखा दिया। फिर रिंग के अंदर कौन सा H, तो उसे नीचे दिखा दिया। फिर रिंग से बाहर कौन सा OH, तो उसे क्या दिखा दिया, ऊपर दिखा दिया। उसी प्रकार से 4th नंबर वाला चेक करेंगे तो रिंग के अंदर कौन सा है, OH, तो उसको नीचे वह दिखा दिया, और रिंग से जो बाहर है उसको OH ऊपर दिखा, यानी H को ऊपर दिखा दिया। इस टाइप से अपनों ने क्या कर लिया, इसकी वैलेंसी पूरी कर ली, और जो ये बंद थे उनको क्या कर दिया, अपनों ने प्रतिस्थापित कर दिया। तो अब यहाँ पर जो अपने ये कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है, फर्स्ट नंबर कार्बन, ये कौन सा है, सेकंड नंबर कार्बन, ये कौन सा, थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। 6 कार्बन पूरे हो रहे हैं। अब अपने चेक करते हैं C2 और C5। C2 और C5 के बीच में क्या है, ऑक्सीजन से जुड़े हुए दिख रहे हैं। C2 और C5 के बीच में क्या है, ऑक्सीजन से जुड़े हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर ये कौन सा है, C2 है, और ये कौन सा है, C5 है। आपस में कौन से बंध से जुड़े हुए दिख रहे हैं, ऑक्सीजन बंध से जुड़े हुए दिख रहे हैं। तो इसी प्रकार से अपनों ने देखा कि फ्यूरेन की संरचना किसके समान निकल के आती है, इस टाइप से, यानी जो ग्लूकोज यानी जो फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना उसके समान निकल के आती है। फ्यूरेन में 1 2 3 4 कार्बन थे, तो 4 कार्बन की अपनों ने संरचना बना के दिखा दी। उसके बाद में इसे सेट भी करना होगा, तो सेट करने के लिए अपनों ने देखा कि जो रिंग के अंदर है उनको अपने नीचे की तरफ लिखते गए और जो रिंग से बाहर है उनको ऊपर की तरफ लिखते गए। तो यहाँ पर जो ये कार्बन निकल के आया वो कौन सा निकल के आया, प्रतिस्थापित निकल गया, तो इसलिए इसे क्या कर दिया, प्रतिस्थापित समूह के रूप में दिखा दिया। फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाले के साथ OH बाहर है तो OH मैंने क्या किया, ऊपर की तरफ दिखा दिया। रिंग के अंदर है जो कौन सा, उसे कौन सा दिखा दिया, नीचे की तरफ दिखा दिया। तो इस टाइप से जो संरचना निकल के आती है जो फ्रक्टोज की, ये किसके समान निकल के आती है, फ्यूरोन के समान निकल के आती है।
फ्यूरोन के समान निकल के आने के कारण इसे क्या बोल देते हैं, फ्रेक्टोफ्यूरोन बोल देते हैं, फ्रेक्टोफ्यूरेनोज बोल देते हैं, फ्रेक्टोफ्यूरेनोज बोल देते हैं इसे। फ्रेक्टोफ्यूरेनोज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी संरचना किसके समान आ रही है, फ्यूरोन के समान आ रही है। फ्यूरोन के समान आने के कारण फ्यूरेनोज लगा देते हैं, साथ में फ्रेक्टो लिख देते हैं। इसके साथ में अल्फा वर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि अल्फा वर्ड में बताया था कि जो OH होता है वो नीचे की तरफ होता है, तो OH यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा है। तो उसी प्रकार से जब फ्रेक्टो यानी बीटा डी फ्रेक्टोफ्यूरेन की संरचना देखेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, OH ऊपर की तरफ दिखाएंगे तो OH मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर की तरफ दिखा दिया। उसके बाद में CH2OH जो रिंग के अंदर है उनको तो अपने को पता है कि नीचे की तरफ रखना है, तो रिंग के जितने भी थे CH2OH पहले वाले को नीचे दिखा दिया, फिर H इसको भी नीचे, फिर OH इसको भी नीचे, फिर लास्ट वाला जो संरचना थी उसमें तो करना ही क्या है, हमेशा CH2OH को ऊपर ही दिखाना है, जैसे अपनों ने ग्लूकोज में दिखाया था। तो इसके अंदर क्या है, बीटा समूह ऊपर है, तो बीटा समूह यानी जो OH समूह है फर्स्ट कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है वो क्या है, ऊपर की तरफ है, तो इसलिए क्या बोल दिया इसे मैंने, बीटा फ्रेक्टोफ्यूरेनोज बोल दिया। डी वर्ड तो इसके साथ इसलिए लगता जा रहा है क्योंकि डी समावेशी से क्या थे, ये संबंधित थे, यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड का जो डी समावेशी था उससे क्या थे, ये संबंधित थे। तो इस प्रकार से ये जो फ्रेक्टोज की संरचना निकल के आती है किसके समान निकल के आती है, फ्यूरोन के समान निकल के आती है। और ये संरचना आपको ऐसे की ऐसे ही माइंड में रखनी होगी, ये संरचना बनाओगे तभी ये संरचना बना पाओगे। इस संरचना के आधार पर आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 की संरचना बन रही है, तो 1 2 3 4 के लिए अपनों ने कौन सी संरचना होती है, फ्यूरोन की संरचना होती है। तो अपनों ने कह दिया कि जो फ्रेक्टोज की संरचना है वो फ्यूरोन के समान होती है, चक्रीय रूप में फ्यूरोन के समान होती है। तो उसके अंदर 4 ही कार्बन है, अपने को इसे सेट करना होगा। सेट करने के लिए देख रहे हैं कि जो रिंग के अंदर आ रहे हैं उनको अपने नीचे की तरफ रख रहे हैं, और रिंग के से जो बाहर आ रहे हैं उनको अपने ऊपर की तरफ रख रहे हैं। रिंग के नीचे OH था, इसे फर्स्ट OH दिखा दिया, फिर रिंग के अंदर कौन सा था, H था नीचे, फिर OH नीचे, फिर H को यहाँ पर, फिर CH2OH को जो लास्ट वाला था उसको सेम का सेम लिख दिया। तो जब चेक किया कार्बन परमाणु यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर, 5 और 2 के बीच में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, 5 ये रहा और 2 ये रहा, इनके बीच में क्या ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो इसी साथ में क्या हो रहा है कि 5 और 2 के बीच में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो ये अपनों ने करके क्या दिखा दिया कि ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है और इनकी वैलेंसी भी क्या हो रही है, पूरी हो रही है। तो इस प्रकार से आपको फ्रेक्टोफ्यूरेन की संरचना ध्यान में रखनी होगी। अल्फा का मतलब अल्फा में नीचे OH, बीटा के अंदर OH ऊपर की तरफ दिखाना होगा। एक बार फिर से ये संरचना बना सकते हो बिना देखे हुए, मतलब ऊपर वाली स्ट्रक्चर को माइंड में न रखते हुए भी आप क्या कर सकते हो, इसकी संरचना बना सकते हो। और ये संरचना जो चक्रीय संरचना है उसे अपने कौन सी संरचना बोलते हैं, हावर्त संरचना बोलते हैं। ध्यान रखना, आपसे पूछ ले कि फ्रेक्टोज की हावर्त संरचना दीजिए, तो फ्रेक्टोज की जो हावर्त संरचना होगी वो इस टाइप से दोगे आप। 4 कार्बन है तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पूरे हो रहे हैं, CH2OH OH, फिर HOH क्योंकि 3 वाला हमेशा ही ऊपर रहता है, 1 2 3, फिर OH H, फिर लास्ट में CH2OH H, क्योंकि लास्ट वाले को हमेशा ही अपने ने ग्लूकोज में भी क्या किया तो ऊपर दिखाया था, तो इसे भी क्या करना है, CH2OH को ऊपर दिखाना है। तो इसके अंदर OH नीचे की तरफ है तो इसलिए इसे क्या बोल देंगे, अल्फा बोल देंगे। और दूसरी जो संरचना बनाएंगे उसमें OH को ऊपर रख देंगे, CH2OH, और बाकी संरचना वैसी की वैसी जैसे अपनों ने अल्फा की बनाई है बीटा की बना देंगे। ये संरचना आपको ध्यान रखनी होगी, ये संरचना के आधार पर ही आप क्या कर पाओगे, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, स्टार्च, इनकी संरचना बना पाओगे। अल्फा में कौन सा OH नीचे होता है, बीटा के अंदर कौन सी संरचना होती है, तो ये संरचना ही आधार बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि जब अपने सुक्रोज पढ़ेंगे तो उसमें कौन कौन सी इकाइयां होती है जो आपस में जुड़ती है, फ्रेक्टोज और ग्लूकोज होती है। लेकिन फ्रेक्टोज की अपनों ने 2 इकाइयां देखी है, एक अल्फा ग्लूकोज देखा है और एक बीटा ग्लूकोज देखा है। उसी प्रकार से फ्रेक्टोज की भी 2 इकाइयां देखी है, एक अल्फा देखा है दूसरा बीटा देखा है।
तो इनमें डिफरेंस होगा तभी आप संरचना बना पाओगे कि कौन सी संरचना इस टाइप से बनेगी, कौन सी संरचना ऐसे बनेगी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो यहाँ तक फ्रक्टोज अपना कंप्लीट होता है। फ्रक्टोज की हावर संरचना पूछे तो हावर संरचना पीछे समझाइए, उस बेस से निकाल लेना, या फिर किस बेस से ध्यान में रखना कि इसकी संरचना फ्यूरोन के समान होती है, तो इसलिए इनको क्या बोल देते हैं, फ्यूरोन का स्ट्रक्चर ध्यान रखना कि 4 कार्बन की होती है, 4 कार्बन सेट कर लेना। फिर फर्स्ट पर CH2OH, फिर OH, इस टाइप से संरचना बना लेना। OH नीचे है तो इसलिए इसे क्या बोल दूंगा, अल्फा डी माइनस फ्रैक्टो फ्यूरेनोल बोल दूंगा, फ्यूरेनोज बोल दूंगा। अल्फा का मतलब कि OH नीचे आ रहा है, डी का मतलब ये कौन से ग्लिसरॉल्डिहाइड के डी समावेशी से संबंधित है, और माइनस का मतलब ये कौन सा यौगिक है, एक वाम ध्रुवण गुणक यौगिक है जिसके ध्रुवण गुणक का मान कितना होता है, 52.4 डिग्री बोल सकते हो। ये किसका क्या होता है, ध्रुवण गुणक का मान होता है, माइनस के अंदर होता है, 52.4 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये था अपना फ्रैक्टोज था। उसके बाद में आती है सेकंड अपनी मोनोसैकेराइड इकाइयां। मोनोसैकेराइड इकाइयां तो सॉरी कंप्लीट हो गई है। अब आती है अपनी ओलिगोसैकेराइड इकाइयां। ओलिगोसैकेराइड इकाइयों के अंदर अपने को पढ़ना है सिर्फ डाइसैकेराइड इकाइयां, डाइसैकेराइड इकाइयां पढ़नी है। डाइसैकेराइड अपने को क्या करना है, पढ़ना है। तो अपने ने ओलिगोसैकेराइड थी जो, उनकी डेफिनेशन देखी थी। ओलिगोसैकेराइड क्या थी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन करने के बाद में क्या करते हो, 20 तक मोनोसैकेराइड इकाइयां बनाते हो, 20 तक मोनोसैकेराइड इकाइयां बनाते हो। उनको अपने क्या बोल देते हैं, ओलिगोसैकेराइड इकाइयां बोल देते हैं। कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन करने पर 20 टाइप की मोनोसैकेराइड इकाइयां बनाते हो, यानी 20 तक, 1 2 3 4 5 इस टाइप से, ऐसे नहीं कि 20 यानी डायरेक्ट अपने कह देंगे 20 तक मोनोसैकेराइड इकाइयां क्या कर सकते हैं, ये बना सकते हैं। जैसे अगर 2 बनाते हैं तो उसे अपने क्या बोल देते हैं, डाइसैकेराइड बोल देते हैं। अब डाइसैकेराइड की डेफिनेशन के लिए अपने ये वर्ड यूज कर सकते हैं ना कि ओलिगोसैकेराइड इकाइयां, ओलिगोसैकेराइड का क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं और क्या प्राप्त होती है, 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है, 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है। तो उसे अपने को क्या बोल देते हैं, डाइसैकेराइड बोल देते हैं। ऐसा ओलिगोसैकेराइड जिसका जल अपघटन करने पर 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है, वह ओलिगोसैकेराइड क्या कहलाता है, डाइसैकेराइड कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट जल अपघटन 20 तक मोनोसैकेराइड इकाइयां, 20 तक मोनोसैकेराइड इकाइयां। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन करने पर 20 तक मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है, उसे अपने क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड इकाई बोल देते हैं। और ऐसा ओलिगोसैकेराइड जो जल अपघटन करने पर 2 तक मोनोसैकेराइड इकाई देते हैं, उसे अपने क्या बोल देते हैं, डाइसैकेराइड बोल देते हैं। क्योंकि जो जितनी भी सैकेराइड इकाइयां होगी जल अपघटन होने के पश्चात 20 तक आती है तो उसे अपने किस में रखते हैं, ओलिगो में रखते हैं। 2 आ रही है तो ओलिगो में रखेंगे। तो ओलिगो में यानी कहने का मतलब अगर डाई की डेफिनेशन देंगे तो ओलिगो वर्ड से स्टार्ट करेंगे। अगर अगर ओलिगोसैकेराइड की डेफिनेशन पूछेंगे तो कार्बोहाइड्रेट से ही स्टार्ट करेंगे। यानी ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन करने पर 20 तक की मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है, उस कार्बोहाइड्रेट को अपने क्या बोल देते हैं, ओलिगोसैकेराइड बोल देते हैं। और ऐसा ओलिगोसैकेराइड जिसके जल अपघटन करने पर 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है, या फिर ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसके जल अपघटन करने पर 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है, उसे अपने क्या बोल देते हैं, डाइसैकेराइड बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर बताया था कि सुक्रोज होता है, जल अपघटन करने पर अपनों ने देखा है कि जल अपघटन करने पर क्या देता है, ग्लूकोज देता है, प्लस में फ्रैक्टोज देता है।
तो ये कौन सा एक अपने कहेंगे सुक्रोज क्या है, एक डाइसैकेराइड है। उसी प्रकार से जैसे माल्टोज देखेंगे, माल्टोज का क्या करेंगे अपने जल अपघटन करेंगे, सेम जल अपघटन करेंगे तो वो क्या देगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज देगा, मतलब ग्लूकोज की 2 इकाइयां देगा। और उसी प्रकार से अपने अगर लैक्टोज का क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे तो वो क्या देगा अपने को जल अपघटन करने पर, ग्लूकोज प्लस में ग्लैक्टोज देगा। अब जैसे अपने स्टार्टिंग पहला डाइसैकेराइड पढ़ेंगे तो वो सुक्रोज ही पढ़ेंगे। अब सुक्रोज पढ़ने से पहले अपने को ये ध्यान होना चाहिए कि जल अपघटन करने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। अब ये जल अपघटन तो अपनों ने कर लिया और जल अपघटन के डिसाइड भी कर लिया कि ग्लूकोज की इकाई प्राप्त हो रही है और फ्रक्टोज की इकाई प्राप्त हो रही है, लेकिन ये कौन सा ग्लूकोज होगा कौन सा फ्रक्टोज होगा ये भी अपने को क्या रखना होगा, ध्यान में रखना होगा। इसके अंदर ध्यान रखना है इसके अंदर कौन सा ग्लूकोज होगा तो अल्फा ग्लूकोज होगा और इसमें कौन सा होगा तो बीटा फ्रक्टोज होगा। यानी जब जल अपघटन करते हैं सुक्रोज का तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज क्या होता है अपने को मिलते हैं। उसी प्रकार से माल्टोज का जल अपघटन करते हैं तो ग्लूकोज ये बाद में देखेंगे कि कौन सा मिलेगा। एक बार अपने को ग्लूकोज यानी सुक्रोज का ध्यान में रखना है क्योंकि फर्स्ट डाइसैकेराइड अपने सुक्रोज ही पढ़ेंगे। तो सुक्रोज का जल अपघटन करते हैं तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज प्राप्त होता है। माल्टोज का जल अपघटन करते हैं तो ग्लूकोज प्राप्त होता है और लैक्टोज का जल अपघटन करते हैं तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का निर्माण होता है। तो अब जितनी भी अपने डाइसैकेराइड पढ़ेंगे तो ये डाइसैकेराइड इकाइयां जितनी होती हैं वो आपस में क्या होती है, जो इसके साथ में जो मोनोसैकेराइड इकाइयां हैं, अपने को पता है कि फ्रक्टोज भी क्या है मोनोसैकेराइड इकाइयां और ग्लूकोज भी क्या है मोनोसैकेराइड इकाइयां, आपस में कौन से बंध से जुड़ेंगी, ग्लाइकोसाइड बंध से जुड़ेगी। ग्लूकोज के बीच में कौन सा बंध होगा, ग्लाइकोसाइड बंध होगा। ग्लैक्टोज के बीच में कौन सा बंध होगा, ग्लाइकोसाइड बंध होगा और किसका निर्माण कर लेंगे, लैक्टोज का निर्माण कर लेंगे। तो इनके निर्माण में यानी इनकी संरचना को ध्यान में रखने के लिए अपने को ये चीज ध्यान में रखनी होगी पहले तो कि सुक्रोज की एकलिक इकाइयां कौन कौन सी है, या फिर बोल सकते हो कि सुक्रोज के जल अपघटन से कौन कौन सी मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज, माल्टोज के लिए ग्लूकोज और लैक्टोज के लिए ग्लूकोज और ग्लैक्टोज अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट अपनी कौन सी आती है, सुक्रोज आती है। तो सुक्रोज के बारे में थोड़ी सी बेसिक चीजें कि सुक्रोज का सूत्र क्या होता है, इसे बोलते क्या चीज है। तो सुक्रोज को अपने इश्यू शर्करा भी बोल देते हैं, इश्यू शर्करा भी बोल देते हैं, जो गन्ने के रस से क्या होती है, मिलती है, गन्ने के रस से मिलती है। और कहां से मिल सकती है, जो भी मीठे फल होंगे वहां से मिलेगी। तो मीठे फल होने के कारण मतलब सुक्रोज क्या एक मीठा व स्वादहीन होता है, स्वाद युक्त होता है, ये लिख देता हूं। यानी गन्ने का रस क्या होता है, मीठा होता है और गन्ने का जूस भी है अपनों ने, वो भी क्या होता है, टेस्टी होता है, इसलिए क्या बोल देते हैं, इसे स्वादयुक्त बोल देते हैं कि ये मीठा भी होता है, स्वादिष्ट जो युक्त होता है, गन्ने के रस में मिलता है और अपने बोल सकते हैं कि पके हुए फलों में भी मिलता है, पके हुए फलों और फूल के अंदर भी मिलता है इत्यादि में क्या प्रेजेंट रहता है, सुक्रोज पर प्रेजेंट रहता है। सुक्रोज है क्या, एक डाइसैकेराइड इकाई है, डाइसैकेराइड क्या है, इकाई है। फिर इसका सूत्र क्या होता है, तो C12H22O11 इसका क्या होता है, सूत्र होता है। C12H22O11 क्या होता है, इसका सूत्र होता है। तो ये कुछ इसकी बेसिक चीजें थी। अपने कह सकते हैं कि गन्ने के अंदर क्या होता है कि 15 से लेकर 17% तक या 15 से या 20% क्या रहता है, सुक्रोज प्रेजेंट रहता है। उसी प्रकार से चुकंदर में भी क्या रहता है, पाया जाता है। चुकंदर में भी कितना होता है, 10 से लेकर 12% तक सुक्रोज मिलता है। सबसे ज्यादा सुक्रोज गन्ने के रस में मिलता है, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, इश्यू शर्करा भी कह देते हैं। ये एक मीठा व स्वादयुक्त फलों में भी पाया जाता है और ये क्या होता है, एक डाइसैकेराइड है जिसका सूत्र ये होता है। और इसे बोल सकते हैं कि ये क्या होता है, एक अनपचायक शर्करा होता है, अनपचायक शर्करा होता है।
देखो, अगर आपसे यानी जो ग्लूकोज हो गया, फ्रेक्टोज हो गया, इनके बारे में पूछे कि ये अपचायक शर्करा क्यों है, तो इनका एग्जाम्पल आप लिखोगे कि ये क्या कर देते हैं, टोलन विलयन और फेलिंग विलयन को अपचयित कर देते हैं। लेकिन जब अपने डाइसैकेराइड की बात करते हैं तो डाइसैकेराइड में अपने को ये ध्यान रखना होगा कि कौन सी शर्करा अपचायक है और कौन सी शर्करा अनपचायक है, किस आधार पर इनके अपचायक और अनपचायक का ध्यान रहता है। तो अपने कह सकते हैं कि जो ग्लूकोज के अंदर यानी जो सुक्रोज के अंदर दो इकाई होती है, कौन सी, एक ग्लूकोज की होती है और एक फ्रेक्टोज की होती है। इन दोनों इकाइयों के जो क्या होते हैं, कार्बोनिल समूह होते हैं। जैसे ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड समूह पाया जाता है और फ्रेक्टोज के अंदर कौन सा समूह पाया जाता है, कीटोनिक समूह पाया जाता है। ये दोनों समूह ही क्या करते हैं, ग्लाइकोसाइड बंध में भाग लेते हैं। दोनों ही समूह मुक्त अवस्था में नहीं होने के कारण ये किसी भी प्रकार से टोलन विलयन और फेलिंग विलयन को क्या नहीं कर पाते, अपचयित नहीं कर पाते। तो जब अपने डाइसैकेराइड की बात करेंगे कि डाइसैकेराइड को अपने क्या बोल देते हैं, जैसे सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, इनमें से कौन सा अपचायक शर्करा है, कौन सा अनपचायक शर्करा है। तो अपचायक शर्करा के लिए ध्यान में ये रखना, अपचायक शर्करा सुक्रोज एक अपचायक शर्करा नया होकर कौन सी अनपचायक शर्करा है। क्यों? क्योंकि सुक्रोज के अंदर, बात अपने सुक्रोज की कर रहे हैं, सुक्रोज के अंदर क्या होता है, या फिर अपने डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं कि अपचायक शर्करा किसे कहते हैं और अनपचायक शर्करा किसे कहते हैं। ऐसे डाइसैकेराइड जिनमें उपस्थित दोनों मोनोसैकेराइड इकाई के कार्बोनिल समूह आपस में ग्लाइकोसाइड बंध में भाग लेते हैं, तो उस प्रकार का जो डाइसैकेराइड होगा, उस डाइसैकेराइड को क्या बोल देंगे, अपने अनपचायक शर्करा बोल देंगे। क्यों? क्योंकि जो अपनों ने डाइसैकेराइड लिया है, जैसे सुक्रोज लिया है, सुक्रोज के अंदर कौन सा, एक ग्लूकोज है और एक फ्रेक्टोज है। ग्लूकोज का कार्बोनिल समूह कौन सा है, तो अपने को पता है एल्डिहाइड है, और जो फ्रेक्टोज का कार्बोनिल समूह है वो कौन सा है, कीटोन है। ये दोनों ही समूह क्या कर लेते हैं, आपस में ग्लाइकोसाइड बंध में भाग ले लेते हैं, जिसके कारण ये मुक्त अवस्था में नहीं रह पाते, और मुक्त अवस्था में नहीं रहने के कारण ये ना तो टोलन विलयन को और फेलिन विलयन को क्या नहीं कर पाते, अपचयित नहीं कर पाते, और अपचयित नहीं करने के कारण इसे क्या बोल देते हैं, अनपचायक शर्करा बोल देते हैं। कौन सी शर्करा बोल देते हैं, अनपचायक शर्करा बोल देते हैं। अब ये सुक्रोज होता है, ये कौन सा होता है, अनपचायक शर्करा होता है। उसके बाद में जब अपने किसकी बात करते हैं, माल्टोज की बात करते हैं, माल्टोज और लैक्टोज की बात करते हैं, तो वो कौन सी शर्करा होती है, अपचायक शर्करा होती है। अपचायक शर्करा क्यों होती है, क्योंकि माल्टोज और लैक्टोज के अंदर जो मोनोसैकेराइड इकाइयां हैं, जैसे माल्टोज के अंदर ग्लूकोज है और लैक्टोज के अंदर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज है, इन दोनों सैकेराइड इकाइयों का ओनली एक ही कार्बोनिल समूह क्या लेता है, ग्लाइकोसाइड बंध में भाग लेता है। दूसरा कार्बोनिल समूह क्या रहता है, फ्री रहता है। फ्री रहने के कारण वो क्या कर लेता है, जो टोलन विलयन होता है और फेलिंग विलयन होता है उसके साथ क्या कर लेता है, अपचयित कर लेता है। तो इसी कारण माल्टोज और लैक्टोज को अपने क्या बोल देते हैं, अपचायक शर्करा बोल देते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की अपनों ने डायरेक्ट सिंपल डेफिनेशन में बोल दी थी कि ये क्या होते हैं, टोलन विलयन और फेलिंग विलयन को अपचयित कर देते हैं। लेकिन जब सुक्रोज की और माल्टोज की और लैक्टोज की बात करेंगे तो इनमें ग्लाइकोसाइड बंध में जो मोनोसैकेराइड इकाइयां हैं उनके जो कार्बोनिल समूह है वो भाग ले रहे हैं या नहीं ले रहे, इस आधार पर क्या करना होगा, उनका अपचायक और अनपचायक में काउंट करना होगा। अगर दोनों मोनोसैकेराइड इकाई के कार्बोनिल समूह है ग्लाइकोसाइड बंध में भाग लेते हैं तो उसे अनपचायक शर्करा बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर सुक्रोज
सुक्रोज की संरचना बनाएंगे जब देखेंगे कि जो ग्लूकोज का एल्डिहाइड समूह है और फ्रक्टोज का जो कौन सा कीटोनिक समूह है, दोनों ही क्या कर रहे होंगे, ग्लाइकोसाइड बंध में भाग ले रहे होंगे, जिसके कारण उनका कोई भी जो एक एल्डिहाइड समूह हो गया, दूसरा कीटोनिक समूह हो गया, मुक्त अवस्था में नहीं होगा। और मुक्त अवस्था में नहीं होने के कारण वो फेलिंग विलयन और टोलन अभिकर्मक को क्या नहीं कर पाएगा, अपचयित नहीं कर पाएगा, किसी भी प्रकार का परीक्षण नहीं दे पाएगा, जिसके कारण अपने उसे क्या बोल देते हैं, अनपचायक शर्करा बोल देते हैं। जब माल्टोज और लैक्टोज देखेंगे तो माल्टोज और लैक्टोज के अंदर एक मोनोसेकेराइड इकाई का कार्बोनिल समूह ही क्या करता है, ग्लाइकोसाइड बंध में भाग लेता है। दूसरा कार्बोनिल समूह क्या रहता है, मुक्त अवस्था में रहता है, जिसके कारण वो क्या कर लेता है, टोलन विलयन और फेलिंग विलयन को अपचयित कर लेता है, और अपचयित करने के कारण वो क्या कहलाता है, एक अपचायक शर्करा कहलाता है। तो ये अपचायक और अनपचायक में आप डिफरेंस ध्यान में रखना कि ऐसे डाइसेकेराइड जिनमें उपस्थित दोनों मोनोसेकेराइड इकाइयां के जो कार्बोनिल समूह होते हैं आपस में अगर ग्लाइकोसाइड बंध में भाग ले रहे हैं, तो ऐसे डाइसेकेराइड को अपने क्या बोल देते हैं, अनपचायक बोल देते हैं। इन दोनों में से अगर कोई भी एक कार्बोनिल समूह, कोई भी एक मोनोसेकेराइड का कार्बोनिल समूह ग्लाइकोसाइड बंध में भाग नहीं ले रहा है, तो मतलब वो कौन सा हो जाएगा, अपचायक शर्करा हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर माल्टोज हो गया और लैक्टोज हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक अपने ये अपचायक और अनपचायक वाला कंप्लीट होता है। कल अपने सुक्रोज की संरचना से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।